गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं भाई चैप्टर फर्स्ट यानी कि एकक या यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है और उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने देखा था भाई पदार्थ को दो आधार पर विभाजित किया गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इनके प्रमुख लक्षण, द्रव्य और इसकी भौतिक अवस्थाओं के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। क्लियर है भाई? तो आपने अगर ये वीडियो लोगों को शेयर नहीं की है तो हर किसी को शेयर जरूर कर दें और हर किसी को बताएं भाई इस चैनल के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का लाभ और स्टूडेंट उठा सकें, इस लॉकडाउन में पढ़ाई से जुड़े रहें भाई। देखते हैं, देखो आप क्वेश्चन या हेडिंग लिख सकते हैं, पदार्थ तथा इसकी भौतिक अवस्थाओं के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं भाई। सही है, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई? तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम पदार्थ के मुख्य लक्षण लिख रहे हैं। आप हेडिंग लिखें पदार्थ के मुख्य लक्षण। समझेंगे, देखो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आप याद रखेंगे जितना भी पदार्थ होता है, किसी भी परत को ले लें, चाहे दूध हम लें, चाहे रेत हम लें, चाहे मकान या कुछ भी ए टू जेड, वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। और इन कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। क्लियर है भाई? द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्लियर है? दूसरा फैक्ट देखेंगे, द्रव्य के ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लो कोई द्रव्य है ये, तो ये किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से। किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से। तो इसके बीच में जगह जगह आपको थोड़ा सा रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। देखो डार्क कर रहा हूं मैं, जगह जगह इसके बीच में आपको थोड़ा सा रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप पानी को देखते हैं, पानी को हाथ ऐसे मारेंगे तो बीच में से हाथ गुजर जाता है या नहीं? उसमें चीनी घोलते हैं, चीनी कहां चली जाती है? चीनी इसके बीच में जो जगह होती है उसी के अंदर चली जाती है। सही है? तो कह सकते हैं कि द्रव्य या पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है भाई? रिक्त स्थान होता है। और इस रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और इस रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्लियर है भाई? अगला बिंदु देखेंगे, देखो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं द्रव्य के, इनके मध्य एक आकर्षण बल लगा होता है। इनके मध्य एक आकर्षण बल लगा होता है जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप देखो मार्कर जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनके कणों के मध्य कोई ना कोई तो आकर्षण बल जरूर लग रहा होगा भाई। अगर आकर्षण बल नहीं होता तो क्या इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो एक साथ रह पाते? वो टूटकर क्या होते? नीचे गिर जाते। तो आप लिख सकते हैं जो पदार्थ या द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों के मध्य क्या होता है? एक बल लगा होता है जो एक आकर्षण बल होता है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं हम? अंतराण्विक बल। इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है भाई? तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे, देखो कि द्रव्य के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है। सही है? आप डायरेक्ट लिख दें, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है और यही कारण है,
सही है, केवल इतना ही लिखना है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे गैस, गैस आपने हाथ में ली या सिलेंडर में से निकली, एकदम उड़कर चली जाती है? नहीं। अगर उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्या वो उड़कर जा सकती है? नहीं जा सकती। सही है। इसी प्रकार से जो आपका जल होता है, जल के अंदर थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए वो उड़ नहीं सकता। आप उसे जब गर्म कर देते हैं तो ऊर्जा मिल जाती है, और ऊर्जा मिलने के बाद क्या फिर वो नहीं उड़ जाता? भाप बनकर उड़ जाता है या नहीं? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो पदार्थ के ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। सही है, आप समझ गए होंगे। पदार्थ जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं, किसी भी वस्तु को, वो पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और इन कणों को परमाणु कहते हैं। इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराणविक रिक्त स्थान कहते हैं। इनके कणों के मध्य एक आकर्षण बल लगा होता है, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं, और इनके कणों की एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है, और इसके कारण ही ये गतिशील होते हैं। क्लियर है। अब इसकी भौतिक अवस्थाओं के प्रमुख लक्षण लिख रहे हैं, तो हेडिंग लिखें द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के प्रमुख लक्षण। द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के प्रमुख लक्षण। तो देखो, भौतिक अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं भाई, कौन कौन सी होती हैं? 3। एक तो ठोस, दूसरी द्रव, और तीसरी गैस। तो बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, इसके प्रमुख लक्षण बहुत ध्यान से समझेंगे। ठोस, देखो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं भाई कि ठोस जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाती है अवस्था। क्लियर है। और इसके कण देखो इस प्रकार से, इसके थोड़े से दूर होते हैं भाई, जबकि इसके एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। क्लियर है। इसके कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस होते हैं। क्लियर है। अब इनमें तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे भाई? तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, यानी कि आप पूरे पेज को 3 भागों में बांट लें। पूरे पेज को 3 भागों में बांट लें। तो पहला, ठोसों का प्रमुख लक्षण है कि इनका, ऐसे ही शॉर्ट में लिखें, आप समझना है बस, एग्जाम में नहीं आने वाली ये चीज। इनका जो आयतन और आकार, पहला प्रमुख लक्षण है आयतन और आकार कैसे होते हैं? निश्चित। कैसे होते हैं भाई? निश्चित, कभी बदल नहीं सकते। जैसे ये मार्कर, जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाएगा, क्या ये बदल सकता है आकार में? अरे लंबा और गोल है, ऐसा ही रहेगा भाई, बोर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आकार और आयतन इनके क्या होते हैं? निश्चित। जबकि द्रव में आप लिखेंगे इनके आकार अनिश्चित, अनिश्चित, आकार अनिश्चित, जबकि आयतन कैसे होते हैं? आयतन होते हैं निश्चित। कैसे होते हैं भाई? आयतन निश्चित होते हैं। और तीसरा देखेंगे, देखो इनके आकार और आयतन, आकार और आयतन अनिश्चित। क्या होते हैं? आकार और आयतन अनिश्चित। क्लियर है। अगला देखेंगे, देखो जो ठोस होते हैं, एक द्रव्य है, द्रव्य है तो कणों के मध्य रिक्त स्थान होगा, क्योंकि द्रव्य का यही तो गुण था भाई। तो इसमें जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम होता है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा और इसमें सबसे ज्यादा। तो यही चीजें हमें लिखनी है, बस इसमें लिखेंगे। देखो ठोसों के मध्य, ठोसों के मध्य अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सही है भाई। इनके मध्य रिक्त स्थान यानी कि अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। और इनके मध्य, पूरा यही सेंटेंस लिखें, द्रवों के मध्य अंतराण्विक स्थान ठोसों से ज्यादा होता है, ठोसों से ज्यादा होता है। क्लियर है भाई। जबकि गैसों की बात करें तो इनमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है। कैसा होता है? अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं, देखो अगला बिंदु, अगला बिंदु क्या है? तो तीसरा बिंदु देखेंगे, देखो ठोसों में जो कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे आपने अभी क्या कहा था? क्या कहा था भाई? अंतराण्विक बल।
तो वो सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में चिपके होते हैं इतने कठोर तरीके से कि हम तोड़ भी नहीं सकते भाई। जबकि द्रव को तो आसानी से काट सकते हैं। अरे जल के बीच में हाथ गिरा सकते हैं भाई, क्या इसके बीच में से हाथ निकल सकता है? देखो ठोस है ये, नहीं निकल सकता इसके बीच में से, जबकि जल के बीच में से तो निकल सकता है। यानी कि जल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर है, जबकि ठोस के बीच में लगा हुआ आकर्षण बल कैसा है? ज्यादा है। क्लियर है भाई? तो आप लिखेंगे इनके मध्य, यानी कि ठोसों में अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल लिखें आप, अंतराण्विक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। कैसा होता है भाई? सर्वाधिक। क्लियर है? इसमें लिखेंगे देखो, इनमें ठोसों से कम होता है, इनमें ठोसों से कम होता है, और इसमें सबसे कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। क्लियर है? अगला बिंदु लिखेंगे, देखो मैं ये रख कर देता हूं भाई, सही है। देखेंगे ठोसों में अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, सही है, तो इनके कणों की गतिज ऊर्जा आप ऐसे लिखें, देखो ठोसों में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, आप खुद देख सकते हैं भाई, ये ठोस है, क्या इसका कोई कण अपने आप निकलकर उड़ सकता है? क्या नहीं, यानी कि बह ही नहीं सकता। तो इनके कणों में गतिज ऊर्जा लगभग ना के बराबर होती है, सही है। और इनमें ठोसों से ज्यादा होती है, और इनमें क्या होती है? सर्वाधिक। क्लियर है? अगला देखेंगे, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, सही है। बहने का गुण, क्या ठोस बह सकता है भाई? मारकर रखा है अपने आप बह जाएगा क्या? नहीं बह सकता, तो इनमें बहने का गुण नहीं होता है। क्लियर है? और द्रवों में देखेंगे, द्रवों में बहने का गुण होता है। अगर द्रव इस प्रकार से हो, क्या ऊपर से नीचे की ओर नहीं बह सकते? तो आप लिख सकते हैं द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। क्लियर है भाई? द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, और जो गैसें होती हैं वो चारों ओर बहती हैं। क्लियर है? तो इतना ही याद रखना है। आप जानते हैं, देखो घर में जो गैस सिलेंडर यूज होता है, उसमें से जब गैस निकलती है, क्या पूरे घर में नहीं हो जाती, या वो जगह देख देख कर चलती है? नहीं, कैसे बहती है? चारों ओर फैल जाएगी, बिल्कुल। तो आप याद रखेंगे किस प्रकार से बहती है, चारों ओर गैस बहती है। अगला देखेंगे, देखो अगर घनत्व की बात करें, देखो घनत्व तो जानते हैं भाई, किसी एक स्थान में ज्यादा से ज्यादा कण, या किसी एक स्थान में कितने कण हैं, इस बात पर निर्भर करता है घनत्व, सही है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन के अनुसार तो आप फिर उसमें चले जाएंगे भाई, तो आप ऐसे नहीं समझे, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, सही है। घनत्व क्या होता है? अगर फिजिक्स के आधार पर देखें तो द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसका मतलब क्या है कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्लियर है? ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूं केवल। क्या कहलाता है भाई? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, मतलब एक निश्चित आयतन में कितना ज्यादा कण है, द्रव्यमान कणिका तो होगा भाई, कितने ज्यादा कण हैं, तो उसी बात पर निर्भर करता है घनत्व। तो आप देख सकते हैं ठोस में ज्यादा से ज्यादा कण है, क्योंकि रिक्त स्थान है ही नहीं, जबकि इसमें रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा है तो कण कम होंगे, जबकि इसमें तो रिक्त स्थान सर्वाधिक है, कण गिने चुने होंगे। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा कण किसके अंदर होंगे निश्चित आयतन में? ठोसों में। तो लिखेंगे इनका घनत्व सर्वाधिक होता है, क्लियर है भाई? इनका ठोसों से कम होता है, क्लियर है? इसका सबसे कम होता है, क्लियर है? तो और भी 8-10 हैं इनके विभाजन, लेकिन हमें इतने नहीं पढ़ने, आप समझ चुके होंगे इतनी चीजों से। क्लियर है? इसके बाद देखो एक छोटा सा हेडिंग लिखना है, आपको ओरल ही समझा देता हूं मैं,
ज्यादा इंटरनल चीजें हमें नहीं समझनी, तो आप एक हेडिंग लिखें, अवस्था में या द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखो, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। क्लियर है भाई? देखो, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे, तो एक पदार्थ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, एक पदार्थ है जल, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, अवस्थाओं में मिलता है भाई, सही है। जैसे देखो, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी हमने? तीन। पहली पढ़ी ठोस, दूसरी पढ़ी द्रव, तीसरी पढ़ी गैस। क्लियर है? यही तीन भौतिक अवस्थाएं पढ़ी। तो ठोस के रूप में जल होता है, ठोस के रूप में बर्फ होता है। अरे बर्फ कैसा होता है? ठोस होता है। द्रव के रूप में जल होता है, और गैस के रूप में जल की वाष्प क्या होती है? जल की वाष्प। तो आप समझ पा रहे होंगे कि द्रव्य एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे जल तीनों रूप में रह सकता है, ठोस के रूप में भी, द्रव के और गैस के रूप में। तो ये परिवर्तन हुए कैसे? तो उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे ठोस से द्रव और इससे गैस बनाई जा सकती है। अगर आपको ठोस से गैस बनानी है, यही तो लिखा अवस्था में परिवर्तन, स्टेट अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस से द्रव बना सकते हो आप, द्रव से ठोस। क्या ऐसा कर सकते हो? तो आप लिखेंगे हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम। कैसे? कि ठोस को आपने गर्म कर दिया, और जब गर्म करेंगे तो क्या द्रव नहीं बनेगा? अरे बर्फ में हल्की सी गर्माहट दोगे, क्या पानी नहीं बन जाएगा? वो बन जाएगा नहीं। फिर इसे हमने थोड़ा सा गर्म कर दिया। आप जानते हैं भाई, जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वो क्या बन जाती है? जल वाष्प। और जल वाष्प क्या होती है? गैस। क्लियर है? और इसके बाद देखो, जो गैस होती है, आपने देखा होगा खाना बनते हुए कि जब भाप बनकर द्रव उड़ता है तो ऊपर जो बर्तन ढका होता है उस पर बूंदे बूंदे सी चमकती हैं। तो क्या हो जाती है? वो ठंडी होने के बाद पुनः जल बन जाती है। जो जल वाष्प होती है वो ठंडी होने के बाद पुनः जल बन जाती है। आप याद रखेंगे। तो गैस को पुनः ठंडा करके क्या बनाया जा सकता है? द्रव। और द्रव को पुनः ठंडा करके, मतलब जो जल आप फ्रिज में रखते हैं, ठंडा ही तो करते हैं भाई। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। यानी कि द्रव या जल को ठंडा करके क्या बना सकते हैं आप? बर्फ बना सकते हैं या नहीं? अब इन अवस्थाओं के नाम हैं, इन प्रक्रियाओं के। जैसे ठोस को जब आप द्रव बनाएंगे तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? आगे हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन अलग से, तो अभी आप शॉर्ट में लिख लें नोट करके। ठोस से द्रव बनना कहलाता है गलन। क्या कहलाता है? गलन या पिघलना। क्या कहलाता है? गलन या पिघलना। तो किसी ठोस को पिघलने की क्रिया या गलन की क्रिया के माध्यम से किसमें बदला जा सकता है? द्रव में। अगला देखेंगे, द्रव को गर्म करके किसमें बना रहे थे? गैस में। तो इसे कहते हैं बाष्पीकरण की क्रिया। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण की क्रिया, यानी कि बॉइल्ड यानी कि उबालने की क्रिया। तो उबालना भी लिख सकते हैं। उबालने की क्रिया के द्वारा इसे किस में बदल देते हैं? गैस में। और गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, यह कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है भाई? संघनन। और द्रव से ठोस में बदलना, तो यह कहलाता है हिमकरण। क्या कहलाता है? हिमकरण, या इसी को कह सकते हैं जमना। अरे जल को जमा कर ही तो क्या बनाते हो आप? बर्फ। तो क्लियर है भाई? तो ये पढ़ा हमने भौतिक आधार पर। अब रासायनिक आधार पर मैं विभाजन करके बता देता हूं, और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम अगले वीडियो में। सही है भाई? तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? जैसे आप अब हेडिंग लिखें, रासायनिक आधार पर विभाजन। तो हम पढ़ क्या रहे थे भाई? द्रव्य का विभाजन। भौतिक आधार पर विभाजन हमने पढ़ लिया, भौतिक आधार पर विभाजन हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है रासायनिक आधार पर विभाजन। तो क्लियर है? लिखें आप,
रासायनिक आधार पर विभाजन, रासायनिक आधार पर विभाजन। और केवल मैं समझा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे अभी, सही है, डेफिनेशन लिखेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप देखेंगे रासायनिक आधार पर द्रव्य का जो विभाजन है, द्रव्य का विभाजन वो दो आधार पर किया गया, या दो भागों में किया गया। कितने भागों में? दो भागों में किया गया है। आप याद रखेंगे, एक तो शुद्ध पदार्थ, किसमें किया गया है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा किया गया है मिश्रण में। किसमें किया गया है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा किसमें किया गया है? मिश्रण में। और मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या है भाई? विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? इसी प्रकार से जो शुद्ध पदार्थ हैं उन्हें भी दो भागों में होते क्या हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लिखें, देखो इन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक तो तत्व और दूसरे यौगिक। एक तो तत्व और दूसरे यौगिक। क्लियर है? जो तत्व होते हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? तीन। एक होते हैं धातु, सही है, दूसरे होते हैं अधातु और तीसरे होते हैं उपधातु। तीसरे क्या होते हैं? उपधातु। और यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो कार्बनिक यौगिक और दूसरे हैं अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है भाई? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये सारी डेफिनेशन हमें अगली वीडियो में पढ़नी है। और अगर इस तरह से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी समस्या, किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही है, कमेंट में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, जैसे भी लिख सकते हैं आप लिखकर जरूर बताएं। फिर उसी हिसाब से क्लासों को मैं चलाऊंगा, सही है। और शेयर जरूर कर दें भाई, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, हर किसी को बता दें कि इस तरह से, इतनी अच्छी तरह से, जैसी आपको स्कूल में, जैसी आपको कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो हर किसी को जरूर बताएं। थैंक यू।